जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 4 और 5 अगस्त के विजन आइज 2024 के न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट विजन आइज को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हमने मंथली मैगज़ीन विजन आइज की जून की मंथली मैगज़ीन का एक पार्ट अपलोड कर दिया है, बाकी के भी जल्दी ही अपलोड कर लेंगे। तो अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली उसको रेफ़र कर लीजिएगा। चलिए हम आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। आज कोई ज़्यादा नई न्यूज़ नहीं है, सारी हमने पहले कवर कर ली, वही रिपीटेशन है, तो थोड़ा सा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ है वेस्ट एशिया को लेके। अभी अभी इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है। इवन यूएस ने भी बोला है कि हम भाई सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए टेंशन ज़्यादा होगी। और हमारी पॉलिसी अभी क्या रहेगी इंडिया की वेस्ट एशिया में, उसको देखना रहेगा। सबसे पहले वेस्ट एशिया हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये जो रीजन है वहाँ से ही हमारा बहुत सारा सा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है, तो ये हमारी नीड है। फिर हमारे जो डायस्पोरा है, मतलब जो हमारे इंडिया के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो अराउंड 8 से 9 मिलियन लोग हैं, जो कि वेस्ट एशिया में, जैसे कि यूएई, अरबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, बहुत सारी जगह। और यही जो कंट्रीज़ है वो हमारे रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स है। इंडिया टॉप करता है रेमिटेंसेस में, ठीक है। हमारा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर 2023 में रेमिटेंसेस अराउंड 125 बिलियन था। तो ये सबसे बड़ा हम इंडिया सबसे बड़ा रेमिटेंसेस सोर्स, रिसीविंग सोर्स कंट्री है, तो ध्यान देना है हमें। और सबसे ज़्यादा हम कहाँ से लेके आते हैं, तो यूएई से लेके आते हैं। अराउंड 18% या फिर 20% के आसपास, देख लीजिए 18 से 20% के आसपास हम लेके आते हैं। ओके, दूसरा क्या है, रेमिटेंसेस क्या होता है? तो हमारे ही लोग अगर बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं, उधर से वापस इंडिया में कुछ पैसा भेज रहे हैं, वो रेमिटेंसेस है। दूसरा हमारा आईमेक बन रहा है, यूरोप से लेकर इंडिया तक की कनेक्टिविटी है आईमेक में। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर चाबहार पोर्ट हम ईरान में बना रहे हैं कुछ यहाँ पे, ताकि हम पाकिस्तान को काउंटर कर पाएँ। और साथ ही साथ जो चाइना बना रहा है ग्वादर पोर्ट, उसको भी काउंटर कर पाए। ओके, फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स वेस्ट एशिया? तो ये हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है। इवन जो ईरान है वो तो हमारा प्रॉक्सिमेट नेबरहुड का भी पार्ट होता है। फिर हम लुक वेस्ट पॉलिसी लेके आए हैं, जैसे हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जिसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। वहीं पे हम अभी लेके आए हैं लुक वेस्ट पॉलिसी की। इंडिया के जो वेस्ट में कंट्रीज़ है उसको भी हम देखेंगे और उसके साथ अपने टाइप अच्छे करने की कोशिश करेंगे। और हमने पॉलिसी ऑफ डीहाइफनेशन अडॉप्ट करके रखी है। डीहाइफनेशन क्या होता है? तो कोई भी दो कंट्री अगर अपने एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट में है, तो हम उन दोनों के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रहते हैं, तो दोनों के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन हम रखते हैं। यही है डीहाइफनेशन, ठीक है। दैट्स इट, इतनी ही न्यूज़ थी। बस लोकेशन आप ध्यान देख लीजिए कि ये ईरान है यहाँ पे, जिसकी कैपिटल है तेहरान। फिर इज़राइल है जिसकी कैपिटल है तेल अवीव और जेरूसलम। इसराइल में अभी इसराइल ने क्या किया था, तो हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनको मार दिया। इसी के चलते ईरान है वो इन्वॉल्व हो के चुका है कि भाई अभी हम आपके सामने फुल फ्लैज वॉर में आ जाएंगे। अभी तक हालांकि पूरी की तरीके से वॉर डिक्लेयर नहीं हो गया है, जारी नहीं हो गया है, बट हाँ शुरुआत हो चुकी है उसकी। ओके, और ये बाकी का रीजन क्या है भाई हमारा? तो ये जो हल्का फुल्का आपको ईरान के ऊपर देख रहा है, ये है कास्पियन सी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान, फिर यहाँ पे है पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान इसलिए क्योंकि इसके नीचे ओमान है, और पर्शियन गल्फ इसलिए क्योंकि ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। ग्लोबल मीथेन इमिशन के बारे में बात हुई है, हमने पहले भी देखा था मीथेन इमिशन के बारे में, फिर से है। क्या बोला है कि भाई मीथेन का जो इमिशन है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है और फास्टेस्ट रेट से राइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए कैसे बढ़ रहा है, स्टडी ने क्या बोला? तो मीथेन CH4 जो इमिशन है वो हम 1850 से लेकर 1900 तक के पीरियड से लेकर के 2019 तक रिस्पॉन्सिबल जितने भी टोटल इमिशन हुआ है, वार्मिंग हुई है पूरी दुनिया की, कितना गर्म हुई है, वार्म हुई है दुनिया, उसमें से जो CO2 का शेयर है, जैसे समझ लिए CO2 का 100% है, तो मीथेन का 65% है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर के अब तक, उसमें से 65% अराउंड सिर्फ मीथेन का है। बस ये याद रखिए आप, ये ईयर ऐसे याद मत रखिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर अब तक याद रख लीजिए, अराउंड 65% एज़ कम्पेयर टू CO2 सिर्फ मीथेन की है। फिर इतना रैपिडली ग्रो हो रहा है मीथेन का इमिशन
इसके मेन रीज़न क्या है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसके चलते वेटलैंड जो पिघल गए, वेटलैंड सूख रहे हैं, साथ ही साथ जो हम फॉसिल फ्यूल का एमिशन बढ़ाते जा रहे हैं, ये इसके मेन रीज़न है। ठीक है, कितनी जल्दी से, इसीलिए ये बढ़ रहा है। ओके, अभी हम मीथेन के बारे में जान लेते हैं। मीथेन क्या है? तो मीथेन शॉर्ट लिव्ड है इन कंपेयर टू CO2 और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का नहीं, क्लाइमेट वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग का आफ्टर CO2। शॉर्ट लिव, तो कितना ड्यूरेशन होता है मीथेन का? तो 12 साल का होता है, 12 साल तक ये जिंदा रहता है। ओके ये मुझे ही किसी कमेंट करके बताया था, मुझे पहले ध्यान नहीं था। फिर इमिशन क्या है भाई? सबसे ज़्यादा कहाँ से इमिशन होता है? तो वेटलैंड जो है हमारा है वो 30% के आसपास करते हैं। फिर हम बायोमास बर्न हो जाता है, माइनर सोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं, वाइल्ड फायर्स के, परमाफ्रॉस्ट जो पिघल रहा है और ओशन, ये सभी से मीथेन इमिशन होता है। ओके, ये नेचुरल हो गए कारण। एंथ्रोपोजेनिक क्या है, यानी जो इंसान करते हैं, तो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक्स अराउंड 20% करते हैं। फिर फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से 30% जितना जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट एसेट्रा। सर देखो, कायदे से आपको नंबर याद नहीं है तो चलेगा, बस इतना याद रख लीजिए, वेटलैंड 30% के आसपास है और एग्रीकल्चर प्लस लाइफ स्टॉक्स को मिला के, ये भले इधर 20% लिखा है बट गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग ये सोर्स लार्जेस्ट है और ये मतलब एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक मिला के 30% के आसपास करते हैं। ओके, ये दोनों आप बस याद रख लीजिए तो भी काफ़ी होगा। ठीक है, और जो मीथेन का पोटेंशियल कितना है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो 12 साल तो ये जीता है और जितना भी CO2 वार्म करता है क्लाइमेट को, उससे 27 टाइम ज़्यादा मीथेन करता है। इसको बस आपको याद रख लेना है। इम्पैक्ट क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई है, अभी हमने देख लिया, इधर 28 लिखा है बट ज़्यादातर 27 लिखा होता है। आप कोई भी लिख लो चलेगा, अराउंड इसीलिए आगे लिखा हुआ होता है, कोई भी आप शब्द लिखो तो उधर अराउंड लिख दो। पॉल्यूशन, तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन को बढ़ा देता है। ओजोन देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो अर्थ के ऊपर होता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर, एक होता है ग्राउंड लेवल पे। अब जो ऊपर होता है ना वो तो अच्छा होता है, आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, UV रे से प्रोटेक्ट करता है, बट जो नीचे होता है ना वो गलत होता है। इससे आपको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकते हैं, स्किन बर्न्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, फिर मीथेन लीक भी हो जाते हैं जिससे भी और हज़ार्ड आ जा सकते हैं। इनिशिएटिव क्या क्या लिए हुए हैं, तो है ग्लोबली, ग्लोबल मीथेन प्लेज है, मीथेन ऑब्जर्वेटरी हमने बनाई हुई है, फिर मार्श मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया हुआ है, फिर ग्लोबल मीथेन इमिशन इनिशिएटिव भी है हमारे पास। इंडिया ने क्या क्या किया हुआ है, देखो ग्लोबली याद रख लीजिए, अच्छी बात है, बट इंडिया के आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। देखो क्या है, तो एक है गोबर्धन स्कीम, ये दोनों एक साथ है, गोबर्धन। इन शॉर्ट इसमें हम करते क्या है कि जितना बायो वेस्ट होता है जो लाइफ स्टॉक से आता है, उसका एक्सक्रीट है या कुछ भी, उसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये बायोमास कैसे बन सकता है। ओके, दूसरा है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, इसमें भी सेम हम लाइफ स्टॉक से जो भी इमिशन आ रहा है उसको हम कवर करते हैं, एक्सक्रीट है उसका समझ लीजिए, उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बायोमास में। फिर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फिर डायरेक्ट सीडेड राइस और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। देखो होता क्या है, राइस की फील्ड होती है ना, उससे भी मीथेन इमिशन होता है। अगर हम डायरेक्ट सीड DSR टेक्निक को यूज़ कर देंगे राइस में तो मीथेन इमिशन हम कम कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा ये लंबा खींच गया बट इट्स फाइन, हम आगे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है सी लेवल राइज पे। ओके, रिपोर्ट क्या बता रही है, बेंगलुरु बेस्ड एक थिंक टैंक है, CSTP, काम की नहीं है, उन्होंने रिसेंटली ये डेटा दिया था कि जितना जल्दी सी लेवल राइज होता रहा है ना, कि हमारे बहुत सारी सिटीज़ सूनर और लेटर डूबने वाले तो हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सी लेवल राइज सबसे पहले क्या होता है, तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज ऑफ हाइट ऑफ वर्ल्ड ओशन एंड सी, मतलब कि पानी का स्तर ऊपर आना, दैट्स इट। क्या बोल रहा है, तो 1901 से लेकर 2018 से हम 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक राइज हो चुका है सी लेवल अब तक मतलब पिछले 100 साल में 15 से 25 सेंटीमीटर राइज हो चुका है। और आगे क्या रिकॉर्ड हाई कब हुआ था, तो 2022 में, और बाई 2100 15 mm पर ईयर राइज होता जाएगा। तो ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है, चलो हम होंगे या नहीं होंगे अलग बात है, बट बाई 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, ख़त्म होते ही ये हर साल 15 mm राइज होता रहेगा। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो बहुत सारी कंट्री, हमारे जो स्टेट हैं, जो मेगा सिटीज़ है, वो डूब जाएगी। जैसे कि इधर लिखा हुआ है बाई 2040 मुंबई का, यनम का, थुत्तुकोडी का 10% लैंड सिंक कर गया होगा।
और बहुत सारे दूसरे शहर हैं जैसे मुर्मोगांव, हल्दिया, पैरादीप, विशाखापट्टनम, वो भी धीरे धीरे इसके चपेट में आते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या क्या है, क्यों कर रहा है? तो ओशन थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। ओशन जितना ज़्यादा गर्म होता जाता है उतना ही ज़्यादा एक्सपैंड करता जाता है, ठीक है। और जितनी भी GHG इमिशन हम कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर 90% के आसपास ओशन अब्जॉर्व कर लेता है और ओशन खुद गर्म हो जाता है। अभी वो खुद गर्म होगा तो वो राइज कर देगा, ठीक है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो उबलने लगता है ना, वो उसकी एक्सपैंड हो जाता है, सेम। फिर आइस मेल्ट हो रही है, परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रहा है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये सब कुछ मेल्ट हो रहा है। अभी बर्फ़ मेल्ट होगी तो जाएगी कहाँ पे? अगेन सी में जाएगी, ओशन में जाएगी, और अगेन उसको राइज हो जाएगा। ओके, इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इसके? तो सबसे पहले भाई बीचेस जो कोस्टल हैबिटाट्स है वो सब धुल जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। कोस्टल इरोजन इंक्रीज हो जाएगा। एक डेटा था पिछले साल शायद 2022 में आया हुआ कि वेस्ट बंगाल है वो, उसकी ही काफ़ी सारी कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा इरोड हो चुकी है। फिर फ्रेश वाटर सेलिनेशन, जो फ्रेश वाटर है हमारा उसमें ज़्यादा सलाइन वाटर ऐड होता जाएगा। समझ लीजिए कि ये समंदर है ये एरिया में, और यहाँ पे कोई अच्छी सी फ्रेश वाटर बॉडी है, और धीरे धीरे अगर समंदर राइज होता जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उसका जो पानी है वो इस बॉडी तक पहुँच जाएगा, और ये जो मीठा पानी था वो भी खारा हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे काम नहीं आएगा फिर इतना। ओके, फिर इसी के चलते एग्रीकल्चर की आउटपुट भी कम हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में खारा पानी घुस जाता है, सलाइन वाटर, तो वो भी बिगड़ जाएगा। फिर लॉस ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, डेफिनेटली जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो ज़्यादा ही ज़्यादा सलाइन होती जाएगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ज़्यादा वार्म होती जाएगी तो भी ख़त्म हो जाएगी। इवन जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ ख़त्म हो जाती है ज़्यादा पानी गर्म होने की वजह से। कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। ब्लीच हो जाना मतलब क्या, कोरल होती है वो कलरफुल होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, और ब्लीच हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी वाइट हो जाएगी, धुल जाएगी। ओके, हमने क्या भाई किया हुआ है एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए? तो हमने सी वॉल बना दी है, हम इधर दीवार बना देते हैं ताकि और पानी आगे ना आ जा पाए, फिर सर्ज बैरियर बनाते हैं। फिर कुछ कुछ कंट्रीज़ ने जैसे साउथ कोरिया, मालदीव्स ने फ्लोटिंग होम्स बना दिए हैं। फिर एफिशिएंट सिटी स्ट्रेटेजी हमने बनाई दी है कि स्पॉन्ज सिटी बना दो। अभी देखो स्पॉन्ज सिटी होती क्या है, अभी उसको दूसरी जगह भी यूज़ कर रहे हैं ना। स्पॉन्ज क्या करता है कि आप उसको भिगोगे तो पानी अपने साथ रख लेगा ना, सेम स्पॉन्ज सिटीज़ में हमें ऐसी सिटीज़ बनानी है जो बारिश का पानी आ रहा है उसको स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्व कर ले, उसको ओशन में ना जाने दे, ठीक है। मतलब अपने पास वो कंजर्व कर ले, हम पानी को ज़्यादा वेस्ट ना होने दे। तो स्पॉन्ज सिटीज़, इससे क्या होगा कि ओशन लेवल में इतना पानी जाएगा नहीं तो वो राइज होगा नहीं। ओके, फिर डिजिटल ट्विन बना दो, और नेट ज़ीरो टारगेट को और जल्दी अचीव करो। और जो हमने टारगेट रखा है पेरिस एग्रीमेंट में इनटू 2015 में कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, उसको भी अचीव करो। दैट्स इट, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ये देखो आपको पूरा आंसर है, ध्यान दे देना कि सबसे पहले सी लेवल राइज है क्या, क्या उसके डेटा हैं, क्यों ये होता है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, और अडेप्टेशन के लिए हमने क्या किया है। ओके, अभी यूनियन मिनिस्ट्री का रिपोर्ट आया था कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट है, तालुक लेवल पे कोर्ट है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। उसी के चलते सबसे पहले क्या है, रिपोर्ट के बारे में क्या बोला है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे कि 37 अराउंड 38 समझ लीजिए जुडिशियल ऑफिस है, वहाँ पे एडिक्वेट जगह ही नहीं है, मतलब कोर्ट रूम ही छोटा है। फिर ह्यूमन रिसोर्स, कि जितने भी हमारे जुडिशियल ऑफिस हैं डिस्ट्रिक्ट तालुक लेवल पे, वहाँ पे ट्रेन स्टाफ नहीं है या फिर स्किल डेवलपमेंट बहुत कम है, इसीलिए वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है और डिस्पोजेबल ऑफ केस कम हो जाते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जितने भी कोर्ट हैं उसमें कंप्यूटराइजेशन बहुत ही कम हो रहा है, मतलब कम है ऑलरेडी और हो भी कम स्पीड से रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुक लेवल पे। और इवन जिधर हो जा रहा है उधर के जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उधर का जो स्टाफ्स है वो उससे अवेयर नहीं है कि भाई इसका यूज़ कैसे करना है। तो जो हमारा मिशन है ई कोर्ट मिशन, यानी कि पूरे की जो कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है, कामकाज हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में करें, वो हम कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि अगर उधर के स्टाफ को पता नहीं चल रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि पहले उनको ट्रेनिंग दो, फिर सिखाओ, फिर वो खुद इंप्लीमेंट करेंगे, स्लोली सीखेंगे, वीक हो जाएगा। उसका मेन दिक्कत क्या है, अभी आप समझ लीजिए हमारे ये घर में जो पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई बुजुर्ग है, ओल्ड एज है, दादा दादी, उनको आप टेक्नोलॉजी दे दोगे वो कितना जल्दी सीखेंगे, बहुत टाइम लगेगा उनको अडेप्ट होने में। सेम जो कोर्ट रूम में अभी पर्सन काम कर रहे हैं
काफ़ी सारे हैं वो एजेड है, उसको आप अभी नई टेक्नोलॉजी सिखाओगे तो दिक्कत तो होने वाली है और ये स्लो होता है। दूसरे इश्यूज़ क्या हैं भाई, तो भाई कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एम्प्लॉयमेंट जो स्टाफ होते हैं उसके पास सपोर्ट इतना नहीं होता है। ओके, रिकमेंडेशन क्या है भाई, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हर एक कोर्ट में एक आईटी डिपार्टमेंट बना दो, साथ ही साथ ट्रेन मैन पावर प्रोवाइड करो, नई आप भर्ती करो भाई लोगों की जिनको ऑलरेडी आईटी का सेक्टर का ज्ञान हो, जिनको आता हो कंप्यूटर यूज़ करना अच्छे से। फिर जो भी केस फाइल हो रहे हैं, केस फाइलिंग से लेकर उसका एंड तक आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखो, पता नहीं कब काम पड़ जाए। फिर सेपरेट सिविल और क्रिमिनल कोड बनाओ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है एक ही जगह पे कभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, कभी सिविल प्रोसीडिंग चलती है, उसको अलग अलग करो यार, सेपरेट बनाओ। इनिशिएटिव क्या क्या ले लिए गए हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन जुडिशरी, अभी भी काम कर रही है। फिर नेशनल मिशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म हम लेके आए हैं कि जस्टिस डिलीवरी को हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं और अकाउंटेबल कर सकते हैं। और फिर ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पूरी की पूरी कोर्ट को बना देना है। फिर हम फास्ट मैकेनिज़्म भी लेके आए हैं। फास्ट मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जो भी कोर्ट ने रूलिंग दी है उस रूलिंग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हर एक कोर्ट तक पहुंचा देना, दैट्स इट। चलिए, ये फास्ट है या फिर फास्टर है, आप खुद आइडेंटिफाई कर लेना, फास्ट है या तो फास्टर है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है लद्दाख के रिलेटेड। क्या बोला है कि जो लद्दाख की सॉइल है, लद्दाख की टोपोग्राफी है ना, उस पर हम लूनार एनालॉग रिसर्च स्टेशन बना सकते हैं। अभी ये होता क्या है रिसर्च स्टेशन, तो ये एनालॉग रिसर्च स्टेशन में जो भी हम मून पे जाके एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उधर जो एरिया है वैसा का वैसा एरिया हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो उसके जैसा कुछ फील आ सकता है, उसके जैसा माहौल बन सकता है, तो इसीलिए लद्दाख को हमने चूज़ किया है कि जो मून पे है ना वैसी ही टोपोग्राफी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो वो लद्दाख पे कर लेंगे ताकि उधर कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। देख लीजिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एनालॉग रिसर्च स्टेशन की, तो फिजिकल सिमिलरिटीज़ टू अ प्लानट एंड प्लानेटरी बॉडी और एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट, दैट्स इट। इंडिया में देखो अभी तक हमने बनाया हुआ नहीं है एनालॉग रिसर्च स्टेशन, बट वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, 33 के आसपास। इंडिया में कोई नहीं था, अभी ये बनेगा तो पहला बनेगा, बातचीत चल रही है। अभी तो हमने सिर्फ बताया है कि भाई लद्दाख को बना सकते हैं। फिर क्या है, एनालॉग की नीड क्यों थी, तो फील्ड टेस्टिंग के लिए। हम यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको एक्चुअली में काम कैसा कर रहा है वो देखना है, तो हम इधर कर सकते हैं, फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो क्या चल रहा है। फिर ह्यूमन हैबिटेट बन जाएगा, उसके जैसा एनवायरनमेंट जो हम स्पेस में महसूस करने वाले हैं, तो भी काम आएगा। उधर से पता चल जाएगा कि भाई बंदा ये सब झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है। ओके, आगे देखते हैं। लद्दाख, भाई लद्दाख ही हमने क्यों चुना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ है, जैसे कि ड्राई कोल्ड एयर है, डिज़र्ट है, फिर वास्ट और बड़ा सा एरिया है और वेजिटेशन भी नहीं है यहाँ पे, और ड्यून्स भी हैं, ड्रेनेज नेटवर्क भी कम है, तो ये सब ही मून में भी होता है। सेग्रीगेटेड है, ग्राउंड आइज और परमाफ्रॉस्ट, ओके, सेम मून पे भी हमें मिलता है, बड़े बड़े रॉक ग्लेशियर्स भी मिलते हैं, ओके ओके। फिर क्या है भाई, तो सलाइन लेक्स है, वॉल्केनिक रॉक्स हैं, ये सब भी हमें मिलता है। एक्सोबायोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी है, तो सेम परमाफ्रॉस्ट है, उधर भी एविडेंस मिलते हैं कि पहले वाटर था यहाँ पे और फिर जम गया शम गया, ओके। फिर जो यूवी और कॉस्मिक रेडिएशन है वो भी यहाँ पे ज़्यादा आता है इन कंपेयर टू इंडिया के दूसरे एरियाज, इसीलिए आपको थोड़े टाइम पहले लद्दाख में भी अरोराज देखने को मिले थे। आपने अगर इंस्टाग्राम में या फिर किधर भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स में देखा हो, तो लद्दाख में हमें अरोराज देखने को मिले थे, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन और यूवी रेज ज़्यादा आते हैं, ओके। तो ठीक है, इतना अब काफ़ी है। अभी लद्दाख में दूसरा क्या क्या हमने किया हुआ है, तो लद्दाख में हमने ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले में, हैनले लद्दाख। फिर हमने डार्क स्काई रिजर्व बनाया हुआ है, वो भी हैनले में है, हैनले डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व में क्या होता है कि बस खुला आसमान है, जिधर एकदम ही तारे आपको चमकते हुए दिखेंगे, आप उसका नज़ारा उठा सकते हो, ओके। फिर बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम है, उसको हमने होस्ट किया है, जैसे कि नासा का प्रोग्राम था, फिर एक्सोमास था, हैबिट इंस्ट्रूमेंट था, ये सब हमने ऑलरेडी होस्ट किए हुए। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है बन जाए, क्योंकि इंडिया का इनिशिएटिव है और न्यू भी है कुछ, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर से लद्दाख से क्वेश्चन आ चुका है, अगर रिपीट होगा तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ क्या आ जाए
कि भाई लद्दाख क्यों चुना जाता है, क्यों चुना गया है, और ऑलरेडी लद्दाख ने क्या अचीव कर लिया है स्पेस सेक्टर को लेके। तो बस यही आप लिखोगे, ठीक है। ओके, फिर है क्लाउड बर्स्ट फॉलोड बाय फ्लैश फ्लड। कहाँ पे आया, तो हिमाचल प्रदेश में आया है। देखो क्लाउड बर्स्ट कहीं पे होता है तो डेफिनेटली उधर चांसेस होते ही हैं फ्लैश फ्लड के। दोनों को देख लेते हैं क्या है। क्लाउड बर्स्ट क्या होगा, तो कोई एक छोटे से एरिया में, प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे, कोई एक छोटे से एरिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश पड़ जाती है तो उसका मतलब है क्लाउड बर्स्ट, मतलब कि भाई बादल फट गया उधर वहाँ, ऐसा समझ लीजिए। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो 100 मिलीमीटर जितनी बारिश 1 घंटे के अंदर किसी एरिया में पड़ जाती है और वो एरिया 20 से 30 किलोमीटर के जितना हो, दैट्स इट। आप लिखोगे कैसे, तो हैवी पर्सिपिटेशन, और यहीं लिख दो कि 100 mm पर आवर, ऐसे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर द लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, और यहाँ पे काउंट्स में लिखोगे 20 to 30 किलोमीटर। बस ये हो गया आपका प्रॉपर डेफिनेशन जो आप मेंस में लिखोगे। वर्नरेबिलिटीज़ क्यों है भाई इस एरियाज़ में, तो यहाँ की टोपोग्राफी ही ऐसी है कि यहाँ पे जो भी एयर आती है वो जल्दी से, क्योंकि हिमालयाज़ है ना भाई, तो जो एयर आएगी वो जल्दी से राइज कर जाएगी, और एयर राइज करेगी तो ठंडी होगी तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बारिश गिर जाएगी। ओके देखो मैं बता देता हूँ, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल का टाइप है। होता क्या है कि समझ लीजिए पहाड़ है, यहाँ पे बादल है, ये बादल आ रहा है, यहाँ पहाड़ से टकराएगा तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है, एयर ऊपर चढ़ती जाएगी, और इस ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या होता जाएगा, जो टेम्परेचर है वो फॉल होता जाएगा ना, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, और इसीलिए इसके अंदर जो भी पानी होगा वो पानी भी, मतलब जो वाटर वेपर है वो और ठंडा हो जाएगा और पूरी की पूरा वाटर बन जाएगा, और वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा पर्सिटुएट कर देगा, इधर ही बारिश गिर जाएगी, एक लेवल तक ऊपर पहुंचेगा फिर बारिश गिरा देगा। तो इसी को बोलते हैं हम, ये जो फिर क्या होगा, ये बादल आगे जा रहा है, और पूरा का पूरा बारिश तो इसने इधर ही कर दिया, इस तरफ पहुंचेगा इस एरिया के साइड में, तो पानी बचेगा ही नहीं बादल में, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ये जो साइड है जहाँ पे बारिश हो रही है वो है हमारी विंडवर्ड साइड, और जहाँ पे नहीं हो रही है वहाँ पे यो है हमारी लीवर्ड साइड। ओके, और जो जहाँ पे माउंटेन ज़्यादा है इसीलिए वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा आती है, क्योंकि वो एयर को ऊपर लेके जाते हैं, एयर को ठंडा कर देते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ओके, फिर क्या है भाई, तो मोस्टली क्लाउड बर्स्ट अकर इन लो एलिवेशन हाई टेम्परेचर जोन ऑफ टोपोक्लाइमेट। ओके, हिमालयन में यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ हिमालय में जो है वहाँ पे 18 से 28 तक टेम्परेचर रहता है, और ओके काफ़ी है। फिर क्लाउड बर्स्ट से क्या हो जाता है भाई, फ्लैश फ्लड हो जाएगा। फ्लैश फ्लड क्या होता है, तो किसी भी एरिया में अचानक से एकदम से ज़्यादा पानी आ जाना, फ्लड जैसा माहौल बन जाना। अभी देखो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है, तो डेफिनेटली उस सारे जो एरिया होंगे वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है ना कि भाई फ्लड आ जाए अचानक से। फ्लैश मतलब तेज़, फ्लड मतलब फ्लड। ओके, फिर लैंडस्लाइड हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है, रोड ब्रिज टूट जाए, ये सब हो सकता है। लैंडस्लाइड कैसे होती है वो भी हमने 2-3 दिन पहले ही देख लिया है। ओके, गाइडलाइंस क्या क्या है एनडीएमए की, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान अथॉरिटी की, उन्होंने ही प्लान बनाई है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका ये प्लान है 2019 का। उन्होंने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए क्लाउड बर्स्ट के चलते कुछ गाइडलाइंस दी है। क्या है वो, तो भाई सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग रिस्क करना है कि आप क्या कीजिए कि एक डेटा बना लीजिए कि कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, और लैंडस्लाइड हज़ार्ड जोनेशन कर लीजिए कि कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, कहाँ पे फ्लैश फ्लड हो सकता है, उसका एक प्रॉपर डेटा बना लीजिए। फिर इन्वेस्ट कीजिए डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में, कि कुछ पैसा डालोगे तभी तो ठीक हो पाएगा, तो ड्रेनेज अच्छे से बना दीजिए, रिवोल्यूट को रिपेयर कीजिए, रिवोल्यूट का आता है छोटी रिवर, इंश्योर कीजिए कि भाई फ्लो ऑफ रिवर या फिर वाटर है वहाँ पे कोई हिंड्रेंसेस ना हो। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, मासेस की भी कीजिए और लोकल बॉडीज़ की भी कीजिए कि भाई ऐसा है तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस को और प्रमोट कीजिए। ओके, तो यही था, इतना ही था। क्लाउड बर्स्ट पे भी पहले सवाल आ चुका है और लैंडस्लाइड्स पे भी आ चुका है, तो आप ध्यान से इसको कर लेना मेंस में। ये पीवाईक्यू का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अभी शॉर्ट न्यूज़ है हमारी, हम कोशिश करेंगे जल्दी कवर कर लें। सबसे पहला है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। देखो ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है, तो जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है उसको थोड़ा सा कवर करना, उसका मैनेजमेंट करना। ओके, उसमें एडवाइज़ करती है ये।
ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसको फॉरेस्ट एक्ट से थ्रू बनाया गया है। जो भी एक्ट से बनता है वो स्टैट्यूटरी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल। डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ये अप्रूव करता है कि भाई कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए हमें अगर यूज़ करना है, मतलब कि जंगल है और जंगल में आपको हटा के उधर कुछ बना देना है, समझ लीजिए माइनिंग कर देनी, माइनिंग तो नहीं, समझ लीजिए उसको स्कूल खोल देनी है, अब ये नॉन फॉरेस्ट पर्पस रहा तो वो कौन आपको अप्रूव करेगा, तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी करेगी। फिर ये रिकमेंडेशन करती है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द पर्पज ऑफ नॉन फॉरेस्ट्री यूज इज कंसर्न। ओके चलो इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। भाई न्यूज़ में क्यों था तो ये कमेटी है उन्होंने एग्जाम्प्ट किया था कि जो भी सर्वे आप कर रहे हो वहाँ पे आपको छोटी मोटी कोई ड्रिलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर आपको 100 से कम पेड़ काटने की ज़रूरत पड़े, 100 से कम पेड़ आप काट रहे हो तो आपको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर लो, ठीक है चलेगा ठीक है चलो आगे देखते हैं। और हाँ, ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस है हाइड्रो और फॉर अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो कि बताया गया है। बटरफ्लाई के बारे में है, बटरफ्लाई हमें एक नई बटरफ्लाई मिली है, 4 रिंग्ड बटरफ्लाई। देखो 4 रिंग्ड यहाँ पे आपको शायद दिखेगी, ये ना 1 2 3 4 रिंग बटरफ्लाई मिली है, नई स्पीशीज़ है। कहाँ से मिली है, तो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क से। ओके अभी बटरफ्लाई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये बटरफ्लाई नहीं नॉर्मल बटरफ्लाई के बारे में कि जो बटरफ्लाई होती है तो ये इंसेक्ट है जो लेपिडोपेट्रा से बिलोंग करते हैं। फिर ये पार्ट होता है, ये जो जितना भी जीवन जीते हैं उसमें से ज़्यादातर कुछ पार्ट वो अंडरग्राउंड भी रह लेते हैं, मतलब वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। ये हर एक टाइप के हैबिटेट में भी रह सकते हैं। मेन काम क्या है, बटरफ्लाई सिग्निफिकेंस क्यों है, तो फिश स्पीशीज़ के कंजर्वेशन में ये काम आती है, पॉलिनेशन करती है, फूड चेन में ये महत्व का रोल, मतलब एक से इसको कोई खाएगा ऐसे फूड चेन का भी पार्ट है। और कुछ बटरफ्लाई पॉइजनस भी होती है। ये क्यों है भाई पॉइजनस वाला अलग से, तो 2024 की प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था कि क्या बटरफ्लाई पॉइजनस होती है कि नहीं। ऑप्शन दूसरे भी थे, बटरफ्लाई फिश और तीसरा भी कुछ था। तो हाँ इसलिए न्यूज़ में था कि भाई बटरफ्लाई पॉइजनस हो सकती है। फ्रॉग ओके 3 थे, बटरफ्लाई फिश एंड फ्रॉग, ये तीनों में से कौन सा पॉइजनस हो सकता है, तो 3 हो सकते हैं। चलिए आगे। फिर है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। अभी देखो रिसेंटली हमने बड़े न्यूज़ में ही कवर किया था कि कैसे दविंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ST SC में भी क्रीमी लेयर लेके आए क्योंकि कुछ ही सेक्शन के लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा के लेके जा रहे हैं। तो इसी को बोला है हमने सब्सटेंटिव इक्वलिटी। इसमें क्या होता है कि हम फोकस करते हैं कि सिर्फ नाम की इक्वलिटी ना हो। इक्वल क्या होता है कि भाई सबको इक्वल बना दिया कि सब 10 रुपये रखो, ओके फिर कुछ भी हो जाए भाई। अभी सब्सटेंटिव में क्या होता है कि भाई आउटकम को सही करो और इम्पैक्ट जो लो का है वो ठीक से होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने सब SC या ST समाज को 10% रिजर्वेशन दे दिया, बट इसी में कुछ ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 10 लाख जितनी है और कुछ ऐसे हैं जिसकी मंथली इनकम 100 रुपये ही है, और आपने बोल दिया कि भाई इक्वलिटी हम सबको दे रहे हैं, बट ये तो गलत हो जाएगा ना, यह प्रोसीजरल हो जाएगा। सब्सटेंटिव में हम क्या करेंगे भाई, जिसको एक्चुअली में ज़रूरत है उसको आप ज़्यादा पावर दो और जिसको कम ज़रूरत है उसको कम दो, दैट्स इट, ठीक है। तो इनफैक्ट आउटकम में जो आउटकम आता है किसी भी लेजिस्लेशन का, उसमें इक्वलिटी लाना, वो एक्चुअल इक्वलिटी होगी चलिए, नाम की ना हो कि आपने दे रखी है, ऐसा ना हो। फिर है विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, अभी हमने जम्मू में लेके आए हम। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम छोटा सा एक ग्रुप बनाते हैं वॉल्टियर्स का, जो खुद सामने से आते हैं वॉल्टियर और उनको हम हथियार दे देते हैं कि ये लो। अभी ये छोटा सा ग्रुप होगा जो हथियार से लेस होगा, वही अपना प्रोटेक्शन करेगा, साथ ही साथ अपने जो एरिया है विलेज है उनका भी प्रोटेक्शन करेगा। क्योंकि हर लेवल पे क्या होता है कि हर बार हमारे जो आर्मी है वो पहुंच नहीं पाती है, तो इसीलिए उधर के जो लोकल हैं उनको हमने पावर दे दी कि भाई आप भी प्रोटेक्ट करना चाहो तो प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यही है, सबसे पहले हमने 1995 में इसको लेके आया था, अब हम फिर से लेके आ रहे हैं। अब ये विलेज जो ग्रुप बनेगा विलेज डिफेंस गार्ड, उसको भाई हेड कौन करेगा, तो ये रिटायर ऑफिसर होंगे आर्मी के, CPMF के या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के। ओके दैट्स इट। अभी इससे क्या ये लोग होंगे ना तो उन्हें पता चलेगा कि यार हम जिनको ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कहीं वही तो टेररिस्ट नहीं है, तो सब कुछ देख के किया जाएगा, ऐसे ही नहीं किया जाएगा। फिर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, रिसेंटली भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि भाई 15 अगस्त आ रही है, अभी भी हम इस बार भी हम हर घर तिरंगा कैंपेन ऑर्गेनाइज करेंगे, सबको तिरंगा लगाना है अपने घर पर।
ओके, अभी 2022 में अभी ये जो फ्लैग कोड है उसको हमें अमेंड किया था और कुछ कुछ चेंजेस भी ला दिए थे। दूसरा, फ्लैग कोड 2002 के प्रोविजंस क्या क्या हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। तो भाई पहले क्या था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो सिर्फ दिन में ही फ्लर हो सकता था। फिर हमने अमेंडमेंट में 2022 में अमेंडमेंट करके बोला कि नहीं भाई नाइट में भी करो। भाई नाइट में क्यों, हमारा जो झंडा है वो नीचे उतर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो उसकी लेंथ होती है वैसे तो कोई भी हो सकती है, बट जो उसका रेशियो है वो 3:2 होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन था 2023 में, ओके, प्रीलिम्स में। और बस आप भाई कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हो, तो हैंड वूमन होना चाहिए, मशीन मेड हो सकता है, पोलो कॉटन, पॉलिएस्टर, वूल, सिल्क, मतलब कुछ भी हो सकता है, चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एशियन इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट, एटिगा। ठीक है, ये क्या काम है, तो जो एशियन कंट्रीज़ है उस सारी की सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का गुड्स एग्रीमेंट साइन करना, दैट्स इट। ठीक है, एशियन कंट्रीज़ में जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है वो बहुत सारी आती है, जैसे कि हमारी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रूने, बहुत सारी कंट्रीज़ है, आप देख लेना। उन सारी की सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा गुड्स का एग्रीमेंट, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो गुड्स का भी फ्लो ईजीली होगा, हमारी इकोनॉमिक टाइज अच्छे हो जाएंगे, ट्रेड अच्छा हो जाएगा। ओके ओके, नॉर्मल बात है। ठीक है, इसकी मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया के जकार्ता में, इसीलिए ये न्यूज़ में है। चलिए, फिर है कैरी ट्रेड। देखिए ये थोड़ा समझने वाला है कैरी ट्रेड, तो हम थोड़ा सा 2 मिनट बस ध्यान से समझना क्या होता है, ठीक है। देखिए कैरी ट्रेड में क्या है कि समझ लीजिए 2 कंट्रीज़ है, एक का हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया, दूसरे का लेते हैं जापान। अभी जापान में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है बैंक का इंटरेस्ट, आरबीआई का इंटरेस्ट, सॉरी, इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है आरबीआई का, वो चल रहा है समझ लीजिए 5% के आसपास। ठीक है, और जो जापान में चल रहा है इंटरेस्ट रेट वो चल रहा है 1% के आसपास। ओके, और इस सेम टाइम जापान और इंडिया की करेंसी की वैल्यू क्या है, तो एग्जाम्पल के हाइपोथेटिकल ले लेते हैं कि भाई 1 इंडियन रुपीज़ के चल सामने आपको 2 जापानीज़ रुपी मिल रहे हैं। ठीक है, एक के बदले 2 मिल रहा है, ऐसा हाइपोथेटिकल सिनारियो हम ले लेते हैं। ओके, अभी ये बंदे क्या करेंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जापान में इजी रेट चल रहा है ना, तो जापान से ये उधार ले लेंगे 1000 रुपये, ऐसा समझो। अभी इनको तो 1000 रुपये पे 1% देना है। ओके, अभी यही 1000 रुपये लेके वो इधर आएंगे इंडिया में। अभी इंडिया में इसके आधे हो जाने वाले हैं क्योंकि डबल है ना, तो इंडिया में समझ लीजिए 1000 के हो जाएंगे 500, जाने दीजिए कोई बात नहीं, बट इन शॉर्ट वैल्यू तो सेम है। ठीक है, अभी चलो ना इसको हम सेम ही मान लेते हैं, चलो सेम सेम ट्रेड रेट था। ठीक है, एक के बदले एक ही है, बट सिर्फ इंटरेस्ट रेट अलग अलग चल रहा है। ठीक है, यहाँ से जापान से बंदे ने 1000 रुपये लिए और आ गया इंडिया में। अभी इधर तो वो 1% इंटरेस्ट रेट देगा, इधर इंडिया में इन्वेस्ट कर दिए। इंडिया में तो कम से कम 5% रेट चल रहा है ना, तो इंडिया में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको 5% से तो ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर देगा 1000 रुपये और उसे रिटर्न मिलेगा 6% के आसपास। तो इधर देखो उसका फ़ायदा हो गया ना, उसने पैसा उधार लिया था वो 1% पे लिया और इन्वेस्ट किया, वो किया इंडिया में जहाँ पे 6% रिटर्न मिल रहा है। तो इसको 1000 रुपये पे मिल जाएंगे कितने, 6% के ऊपर 60 रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज के मुताबिक। और उसको जापान को तो रिटर्न में कितना देना है, 10 रुपये ही देना है, 1%, तो 10 रुपये दे देगा। माइनस करो, 50 रुपये इसका निकल गया क्लियर प्रॉफिट, कि उठाया सस्ते से, इन्वेस्ट किया महंगे में, क्लियर कट 50 रुपये प्रॉफिट है। बट फिर भी ये रिस्की है। रिस्की क्यों है कि समझ लीजिए कि जापान को इंटरेस्ट रेट कम देख के इंडिया भी अगर इंटरेस्ट रेट कम कर ले तो ये बंदा गया। ठीक है, हो सकता है कि जापान का समझ लीजिए 1% था, इंडिया 0.5% कर दे तो ख़त्म भाई, इन्वेस्टमेंट तो दूर, अभी उसको चुकाना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है कैरी ट्रेड, आसान भाषा में मैंने बता दिया है। चलिए क्या होता है ये डेफिनेशन देख लो। तो इन्वेस्टर बोरोज इन लो इंटरेस्ट रेट करेंसी, ये मैंने ये बता दिया, लो इंटरेस्ट रेट करेंसी, टू बाय अ करेंसी और एसेट अर्निंग हायर इंटरेस्ट रेट, टू बाय इंटरेस्ट हायर इंटरेस्ट रेट। ओके, अभी देखो मैंने ये करेंसी सेम ली थी, बट एक्चुअली क्या होता है करेंसी अलग अलग होती है ना, कि $1 के सामने हमने कितना मिलता होता है, तो 80 रुपीज़ मिल रहा होता है। वैसे करेंसी अलग अलग होती है, तो हम वही करते हैं कि $1 वहाँ पे समझ लीजिए अमेरिका में 1% था, हमने उधर से $1000 लिए। इंडिया में क्या है उसका 80 रुपये है ना, तो अमेरिका से 1000 लिए थे हमने, इधर उधर का हो जाएगा 80,000। फिर हम इधर 80,000 इन्वेस्ट करेंगे
और 80,000 का हमें रिटर्न आएगा, और उधर तो हमें समझ लीजिए 80,000 का 10% भी आता है तो 8,000 हो गए, और फिर उधर तो सस्ते में लिया है, 1% पे लिया है, तो उसको हमें 1% ही चुकाना है। 1% मतलब 10 रुपये, $10। $10 कितना हो जाता है, तो 800 रुपये। तो बस 8,000 माइनस 800, तो 7,200 उसका प्रॉफिट हो जाएगा सेम, क्योंकि हम इन्वेस्ट वहीं पे करेंगे जहाँ पे करेंसी के रेट ज़्यादा होंगे। तो वही है, ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, और आप फॉर्मल डेफिनेशन समझ चुके हैं। फिर है एस्ट्रोसेट एंड वेम्पायर स्टार। एस्ट्रोसेट क्या है, सबसे पहले तो एस्ट्रोसेट हमारी ऑब्जर्वेटरी है, स्पेस की ऑब्जर्वेटरी। फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी थी, 2015 में लॉन्च हुई। ये बस स्पेस को ऑब्जर्व करती है, दैट्स इट। ये कौन कौन से रेज पे काम करती है, तो एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी एंड स्पेक्ट्रल बैंड है। ये मैंने आपको अपनी मैगजीन जो आई, मैगजीन या करंट अफेयर पता नहीं, उसमें याद करवाया था। GX UV IMR, ये जितने भी स्पेक्ट्रम की लाइट है उसको याद रखने की ट्रिक है। GX मतलब गामा रे, X मतलब एक्सरे, U मतलब U, V मतलब विजिबल, I मतलब इंफ्रारेड, M मतलब माइक्रोवेव, और R मतलब रेडियो वेव्स। ओके, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 होती जाएगी, ठीक है। फिर वेम्पायर स्टार क्या है, तो वेम्पायर स्टार नया स्टार है, ब्लू स्ट्रेगर स्टार है, जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, ये स्टार होते क्या है भाई, वेम्पायर स्टार। देखो वेम्पायर क्या करता है कि दूसरे की बॉडी से खून चूस लेता है ना, और खुद जीता है। सेम ये वेम्पायर स्टार भी वही करता है। उसके आजू बाजू जो भी मटेरियल होगा वो उसको कंज्यूम कर लेगा, अपना मास उनका मास अपने में ट्रांसफ़र कर लेगा, ठीक है। दे rejuvenate by eating up material from binary companion star in process known as mass transfer in binary system, ठीक है। मतलब बाजू वाले स्टार को खा जाएगा, इन शॉर्ट उसका ट्रांसफर कर लेगा, जैसे वेम्पायर खून चूस लेता है। दैट्स इट। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम। फिर आखिरी न्यूज़ है हमारी सोमालिया के चलते। सोमालिया न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक बॉम्ब अटैक हुआ था, जिसमें सुसाइड बॉम्बर था। सुसाइड बॉम्बर क्या होता है, खुद जैकेट पहन लिया, उधर जाके फूट जाएंगे खुद ही, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बस इसीलिए सोमालिया न्यूज़ में था। सोमालिया का देखो, बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल बात है। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं, जिसको हम बोलते हैं गुबन या फिर गुबान, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन के बाजू में ही पड़ते हैं, और जिसका नाम है गुबान। ओके, साथ ही साथ है यहाँ पे बर रीजन, जो कि रीच इन इंसलबर्ग है। अभी इंसलबर्ग क्या होता है समझ लीजिए, एकदम फ्लैट लैंड है। यहाँ इस फ्लैट लैंड के ऊपर एक बीच में एक छोटा सा कोई माउंटेन जैसा, हिल रेंज जैसा निकल आता है, या फिर कोई एक छोटा सा रिज निकल आता है। रिज थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, रिज निकल आता है। ये 3D में अब नहीं बना पाऊंगा, 2D में ऐसा कुछ निकल आता है। वो इंसलबर्ग मतलब वो एक लोता हो और आजू बाजू पूरी ज़मीन फ्लैट हो, वो इंसलबर्ग है। दैट्स इट। अभी सोमालिया के आजू बाजू की कंट्रीज़ देख लेते हैं, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पे है हमारी डी जिबूती, यहाँ पे इथोपिया, यहाँ पे केनिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे हमारा पड़ता है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, और यहाँ पे रेड सी है, रेड सी, और ये इंडियन ओशन है। ओके, आपको ये तो पता ही है। और ये जो हमारा छोटा सा दिख रहा है ना, ये आइलैंड जैसा, ये आइलैंड है सोकोत्रा आइलैंड, सोकोत्रा। और ये सोकोत्रा किसका है, तो ये यमन का है, ठीक है, सोमालिया का नहीं है, यमन का है। बस इतना ही है जो भी है। सो दैट्स इट। और हाँ, मंथली मैगजीन बन गई है, तो आप अगर देखना चाहो तो देख लेना। उसके बाकी के साथ में बाकी जो पार्ट है वो मैं सूनर अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कर दूँ, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ता हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।